आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। चीन ने फिर से ऐसी चाल चली है जिससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के सपने को बड़ा झटका लगा है। लेकिन इधर भारत में चीन के खिलाफ फिल्म में एक सीन तक पर बैन लगा दिए जा रहे हैं। वहीं सीबीएसई की कॉपी चेकिंग पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा तो राजनीति भी गर्मा गई और सबसे बड़ा असर आम आदमी पर। दुनिया में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। चलिए रुक करते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। चीन के नए नियमों से भारत के ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बढ़ी चिंता। गलवान पर फिल्में अटकी, स्क्रिप्ट मंजूरी को लेकर फिर से विवाद गहराया। 12वीं के छात्र ने सीबीएसई पर उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी का लगाया आरोप। दुनिया में तेल सस्ता, लेकिन भारत में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम। तेल कीमतें बढ़ने पर विपक्ष का हमला, वित्त मंत्री ने पेश की सफाई। चीन द्वारा मशीनों और कंपोनेंट्स के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाने से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विस्तार योजनाएं खतरे में पड़ गई हैं। दरअसल कोविड महामारी के बाद से भारत खुद को दुनिया के नए कारखाने के रूप में पेश कर रहा था। इसी का नतीजा था कि साल 2015 में होने वाला हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात $8.6 बिलियन से बढ़कर साल 2025 में रिकॉर्ड $47 बिलियन पर पहुंच गया। इस साल के अंत तक सरकार इसके $120 मिलियन तक पहुंचने की बड़ी उम्मीद भी जता रही थी। लेकिन ठीक इसी समय चीन ने उन सप्लाई चेन्स पर अपना शिकंजा और कस लिया है, जिनके दम पर भारत की ये फैक्ट्रियां चलती हैं। चीन की सरकार ने 2 नए डिक्री यानी सरकारी आदेश 834 और 835 लागू करके मशीनों और कंपोनेंट्स के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों ने चेतावनी दी है कि इस कदम से भारत की कंपनियों के विस्तार प्लान अटक सकते हैं और नया निवेश भी रुक सकता है। ऑटो सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि आज एक आधुनिक कार को बनाने में करीब 3000 चिप्स और हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, जिनमें से 26% सामान अकेले चीन से आता है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए सेक्टर के हिसाब से नए प्लान बना रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि असेंबली आधारित ग्रोथ को छोड़कर भारत को जब तक अपनी खुद की मजबूत कंपोनेंट इकोसिस्टम बनाने में कामयाबी नहीं मिलती, तब तक चीन का ये नया नियम भारतीय फैक्ट्रियों के लिए एक बड़ा ढांचागत खतरा बना रहेगा। चीन उधर चाल पर चाल चले जा रहा है, लेकिन भारत में 2020 के गलवान घाटी के संघर्ष पर किसी फिल्म के एक सीन तक को मंजूरी नहीं मिल रही है। सलमान खान की मातृभूमि पहले ही लंबे समय से अटकी हुई है। अब खबर है कि निर्माता हिमालय दासानी की फिल्म द लॉयन ऑफ गलवान भी ठंडे बस्ते में चली गई है। ये फिल्म गलवान संघर्ष में शहीद हुए वीर चक्र विजेता सिपाही गुरतेज सिंह की कहानी पर आधारित थी। हिमालय दासानी ने कहा है कि उन्हें साफ निर्देश मिले हैं कि फिल्म में चीन को निशाना बनाने जैसा कंटेंट बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए। उनका कहना है कि अगर असली वजह और संघर्ष को सही तरीके से नहीं दिखा सकते तो फिर ऐसी फिल्म बनाने का मतलब ही क्या रह जाता है। वहीं सलमान खान की मातृभूमि भी लंबे समय से विवादों में है। इससे पहले इस फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की स्क्रिप्ट में कई बदलाव किए जा रहे हैं और चीन का सीधा जिक्र हटाने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड के साथ साथ रक्षा मंत्रालय और सेना से भी मंजूरी लेनी होगी। इसी बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान की फिल्म के कुछ हिस्सों की दोबारा शूटिंग भी हो रही है। हालांकि इस पूरे विवाद पर सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि ये ग्रुप न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है और अदालत की टिप्पणियों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए सीबीआई जांच बहुत जरूरी है। लेकिन चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस दलील को गंभीरता से नहीं माना। कोर्ट ने साफ कहा कि इतनी कोई बड़ी तात्कालिकता नहीं है, हम देख लेंगे इसे, और साथ ही टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि इसे इतना भावुक मुद्दा मत बनाइए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया पर कोर्ट की टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया जा रहा है और इससे कमर्शियल कंटेंट व मर्चेंडाइज भी बनाए जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और आगे की सुनवाई पर विचार की बात कही है। ओडिशा में बीजू जनता दल के राज्यसभा सदस्य देवाशीष सामंत राय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। इस फैसले के बाद राज्यसभा में बीजेडी के सांसदों की संख्या घटकर अब 5 रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंत राय ने आरोप लगाया है कि पिछले 1 साल से पार्टी में उनकी लगातार अनदेखी हो रही थी और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पार्टी को अब उनकी जरूरत
नहीं है। इस्तीफा देने के बाद देवाशीष ने संकेत दिए कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में बातचीत भी चल रही है और एक राष्ट्रीय पार्टी में काम करने का बेहतर अवसर मिलेगा। एक सीबीएसई कक्षा 12वीं के छात्र ने बोर्ड की रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्र का दावा है कि उसे जो फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका मिली है वो उसकी है ही नहीं। ये मामला तब सामने आया जब सीबीएसई ने 2026 के लिए 12वीं कक्षा की कॉपी जांच और रिवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू की और छात्रों को उनकी आंसर शीट की कॉपी उपलब्ध कराई गई। छात्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि उसकी फिजिक्स की कॉपी में लिखावट, उत्तर और पैटर्न उसके द्वारा लिखे गए पेपर से बिल्कुल अलग है। उसने कहा कि उसके परिवार और शिक्षकों ने भी इससे अंतर को तुरंत पहचान लिया। छात्र ने यह भी कहा कि उसकी अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस की कॉपियां उसके लिखावट से मेल खाती हैं, लेकिन फिजिक्स की कॉपी किसी और छात्र की लगती है। छात्र का आरोप है कि यह सिर्फ सामान्य स्कैनिंग की गलती नहीं है, बल्कि ओएसएम सिस्टम में गंभीर तकनीकी गड़बड़ी या उत्तर पुस्तिका की गलत टैगिंग का मामला हो सकता है। उसने सीबीएसई से मूल उत्तर पुस्तिका की जांच, स्कैनिंग प्रक्रिया का ऑडिट और पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी तेजी से बहस शुरू हो गई है। सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी के मुद्दे पर राहुल ने पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लिया। राहुल ने एक्स पर लिखा कि मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ओएसएम, गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हुई हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए बैठे हैं। राहुल ने कहा कि एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं, गालियां मिली। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा और डीप स्टेट का हिस्सा भी कह दिया। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और ये बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। राहुल का कहना है कि सच ये है कि मोदी सरकार युवाओं और जेनजी से डरती है क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे ये सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए, यहाँ पर यही युवा, यही जेनजी आपका अहंकार तोड़ेंगे। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। दुनिया में तेल सस्ता, लेकिन भारत में पेट्रोल फिर हुआ महंगा। तेल कंपनियों की कमाई बढ़ी, जनता पर महंगाई की मार जारी। तेल कंपनियों के मुनाफे पर कांग्रेस का सरकार से सवाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया क्यों बढ़ रहे तेल के दाम। दुनिया भर में कच्चा तेल अब जाकर सस्ता हो रहा है और हमारे देश में अब भी कीमतों में उछाल जारी है। मतलब जब पूरी दुनिया में तेल महंगा है तब तो भारत में महंगाई है ही, लेकिन जब पूरी दुनिया को राहत मिल रही है तब भी भारत की जनता को महंगे तेल की मार झेलनी पड़ रही है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 4% से ज्यादा टूटकर $100 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गया। वहीं WTI क्रूड भी करीब 5% गिर गया। माना जा रहा है कि अगर समझौता हुआ और हॉर्मुज फिर से पूरी तरह खुला तो पश्चिम एशिया से तेल सप्लाई आसान हो सकती है और बाजार को राहत मिल सकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राहत के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल फिर से महंगे हो गए हैं। तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल डीजल के दाम ₹2 प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ा दिए। पिछले 11 दिनों में ये चौथी बढ़ोतरी है और अब तक ईंधन करीब ₹7.5 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल ₹102 प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। डीजल के दामों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि इससे महंगाई पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा और क्योंकि डीजल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, खेती और उद्योग में सबसे ज्यादा होता है। अप्रैल में थोक महंगाई पहले ही 42 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ता देख लग रहा होगा कि शायद तेल कंपनियां खुद भी घाटे में चल रही होंगी, लेकिन नहीं, तेल कंपनियों ने इस साल रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। तेल सप्लाई का 90% मार्केट कवर करने वाली देश की 3 सरकारी तेल कंपनियां IOC, BPCL और HPCL ने मिलकर जनवरी से मार्च 2026 के बीच करीब 19,470 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है और ये मुनाफा पिछले साल की इस तिमाही से 41% से ज्यादा है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में इन तीनों कंपनियों का कुल मुनाफा 77,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, यानी पिछले साल से करीब 130% ज्यादा। सबसे ज्यादा फायदा HPCL और IOC को हुआ। HPCL का सालाना मुनाफा 133% बढ़ा, जबकि IOC ने 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली। हालांकि BPCL का चौथी तिमाही का मुनाफा लगभग स्थिर रहा, लेकिन पूरे साल में कंपनी ने भी 75% से ज्यादा फायदा कमा लिया है। सरकारी तेल कंपनियों के रिकॉर्ड मुनाफे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सवाल पूछते हुए कहा कि जब सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं
तो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ क्यों रहे हैं? मनीष तिवारी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में तीनों सरकारी तेल कंपनियों ने मिलकर 77,000 रुपए करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया है, जो पिछले साल के मुकाबले 130% ज्यादा है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि जब कंपनियां सुपर प्रॉफिट कमा रही हैं, तो आम जनता पर लगातार महंगे पेट्रोल डीजल का बोझ क्यों डाला जा रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और जनता महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या यही सुशासन है? पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई पेश की है। सीतारमण ने बताया कि आखिर तेल की कीमतें बढ़ाना क्यों जरूरी है। सीतारमण ने कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाती है, तो इससे सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व नुकसान हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश को डर फैलाने वाली बातों से बचना चाहिए और जनता में भरोसा बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सीतारमण ने सिडबी के एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ लोग हालात को जरूरत से ज्यादा नकारात्मक तरीके से पेश कर रहे हैं, जबकि असल में भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू स्तर पर बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतियां ज्यादा बाहर से पैदा हुई हैं, खासकर वैश्विक तेल और सप्लाई संकट से। उन्होंने 3F यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स पर फोकस करने की बात कही है और कहा कि सरकार लगातार बाहरी दबावों के बीच अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम नई खबरों के साथ मिलते हैं रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.